एक ऐसा मर्डर केस जिसमें कातिल भी मिल चुका है। कातिल ने ये कबूल भी कर लिया है कि हाँ, इस लड़की के टुकड़े मैंने ही किए हैं, लेकिन इसके बाद भी उसे सज़ा नहीं हो सकती है। आखिर क्यों? आखिर क्या है वो वजह जिसकी वजह से उसे सज़ा नहीं हो सकती है? इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्या और आपका एक बार फिर से स्वागत है आर्या की अदालत में। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपको मुंबई शहर की एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसने पूरी मुंबई को हाल फिलहाल में ही हिला कर रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सरस्वती मर्डर केस की, जो टेलीविज़न और सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई इस घटना के बारे में बात कर रहा है क्योंकि कहानी ही कुछ ऐसी है। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें हम सुना भी नहीं पाते, क्योंकि इस तरह की घटना को सुनाने के बाद दिल पूरी तरह से कांप जाता है। इसको सुनने और सुनाने के लिए कलेजा चाहिए, और वैसे भी हमारा फर्ज है कि हम हर खबर आप तक पहुंचाते रहें। आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह सच्ची घटना है मुंबई शहर के एक इलाके मीरा रोड की। इसी इलाके की एक सोसाइटी लगती है जिसका नाम है गीता आकाशदीप अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर 4 फ्लैट थे जिनके नंबर थे 701, 702, 703 और 704। इन फ्लैट के कमरे में जो भी लोग रहते थे वह आपस में अच्छा मेलजोल रखते थे। अगर किसी फंक्शन वगैरह में उन्हें जाना होता था तो वे साथ मिलजुल कर ही जाया करते थे। लेकिन एक फ्लैट ऐसा था जिसमें 2 लोग रहते थे जो बाकी लोगों के रूम से कोई संबंध नहीं रखते थे। वो रूम था 704 यानी 704। जी हाँ दोस्तों, ये फ्लैट किराए पर लिया गया था और जिसका किराया था 10,000 रुपये महीना। और देखिए, जिस शख्स ने इस रूम नंबर 704 को लिया था उसका नाम था मनोज साहनी, जो कि इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी से डिग्री लिए हुए थे, जिसकी उम्र लगभग 56 साल थी। तो वो यहाँ एक महिला के साथ रह रहा था। उसने ये फ्लैट दोनों के रहने के लिए किराए पर लिया था, और जिस तरह से ये रहते थे तो वहाँ फ्लैट में रहने वाले सभी लोगों को ऐसा लगता था कि शायद ये दोनों पति पत्नी हैं। किसी को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये दोनों कभी किसी से कोई संबंध नहीं रखते थे। किसी से इन्हें कोई मतलब नहीं था और ना ही किसी से ज़्यादा बोलचाल थी। अपार्टमेंट के हर फ्लोर पर 4-4 फ्लैट थे, और ये जो 7th फ्लोर था इस पर भी 4 फ्लैट थे, जहाँ का ये एक कमरा भी था। तारीख था 12 जून 2023, जब अचानक उस फ्लैट में रहने वाले बाकी लोगों को एक बहुत ही अजीब सी बदबू आई, और सबसे ज़्यादा बदबू 704 से आ रही थी। और जो पास वाला कमरा था यानी 703, वहाँ के रहने वाले लोगों को बदबू ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि यहाँ एक श्रीवास्तव छोटी सी फैमिली रह रही थी। और जब पहले दिन उनको ये बदबू आई तो उन्हें लगा कि शायद कोई चूहा मर गया हो, और यही सोचकर उन्होंने अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की। तो ऐसा कोई चूहा या ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जो बदबू का कारण हो, और ये बदबू लगातार बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार वो परेशान हो गए और फिर उन्होंने फ्लैट नंबर 702 और 701 के जो पड़ोसी थे उनको जाकर बताया। उनको भी अब बदबू आने लगी थी, और फिर उन्होंने अपने घर की तलाशी ली, मगर उनके घर से भी ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जो बदबू का कारण हो। इसके बाद इन तीनों फ्लैट के लोगों ने मिलकर छत पर जाकर देखा तो वहाँ पर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी, लेकिन ये बदबू सिर्फ 7th फ्लोर तक ही सीमित थे। यानी बाकी नीचे अपार्टमेंट में जो भी लोग रह रहे थे उनमें से किसी को भी अभी तक ये बदबू नहीं पहुँची थी। सोमवार का पूरा दिन बीत जाता है, और जब अगला दिन आता है यानी मंगलवार के दिन, बदबू और ज़्यादा बढ़ जाती है। उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि आखिरकार बात क्या है, और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे बदबू और भी ज़्यादा तेज आनी शुरू हो गई। और देखिए, जो 703 में सोमेश नाम का शख्स रहता था वो अपने रूम में बैठकर न्यूज़ चैनल देख रहा था, तो उसके दिमाग में अचानक दिल्ली के आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी ध्यान में आई। और पहले ही दिन उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जो बदबू आ रही है कभी किसी कमरे में किसी को मारकर फेंक दिया हो और ये लाश की बदबू हो। और ये बात उसने अपनी माँ से बताई, तो उसकी माँ ने कहा कि तेरे दिमाग में बस यही सब चलता रहता है, और इसकी वजह ये है कि तू ज़्यादा न्यूज़ चैनल वगैरह देखता रहता है। खैर, उस वक्त माँ ने ये सब कहकर टाल दिया, उसने भी गौर नहीं किया, और उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है, क्या पता कोई जानवर मर गया है और ये बदबू उसी की हो या कोई और वजह हो। लेकिन जब 3-4 दिन बीत गए तो बदबू बहुत ज़्यादा बढ़ गई,
और तीनों फ्लैट में रहने वाली फैमिली परेशान हो गई क्योंकि बदबू आनी कम नहीं हो रही थी। और जब देखते ही देखते उनको लगा कि ये बदबू 704 से बाहर आ रही है, तो सोमेश नाम के शख्स ने वहाँ जाकर देखा तो उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा अंदर से लॉक था जो कि नहीं खुल पाया। थोड़ी देर तक वो वहीं पर खड़ा रहा और दरवाजे की बेल बजानी शुरू कर दी। उसको लगा कि शायद कोई अंदर होगा तो गेट खोलने ज़रूर आएगा, लेकिन जब ज़्यादा देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो उसका माथा खटक गया और उसको यही सब ध्यान में आता रहा कि कहीं सच में आफ्ताब और श्रद्धा वाला मामला ना हो। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने कुछ ऐसा देखा कि जहाँ से इतनी बदबू आ रही थी उसी दरवाजे के हैंडल से परफ्यूम की खुशबू आने लगी। तो उसको लगा कि अंदर ज़रूर कोई रूम फ्रेशनर डाल रहा है जिसकी खुशबू बाहर आने लगी है। तो उसे और शक होने लगा। वो सोचता है अभी थोड़ी ही देर पहले मैं यहाँ आया था तो सिर्फ बदबू आ रही थी, मगर अचानक से अब रूम फ्रेशनर की खुशबू कैसे आने लगी। इसका मतलब है यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, अंदर जाकर देखना चाहिए। और वो जब दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटता है तो थोड़ी ही देर बाद अंदर से एक शख्स दरवाज़ा खोलता है। वो उससे कहता है कि देखिए बहुत तेज़ बदबू आ रही है, आपको भी आ ही रही होगी। वो शख्स कहता है हाँ मैं चेक करता हूँ, शायद कोई चूहा वगैरह मर गया होगा। बस इतना कहकर वह व्यक्ति जिसका नाम था मनोज वहाँ से ये बोलकर चला जाता है ठीक है मैं शाम को आकर देख लूँगा, क्योंकि अभी मुझे एक इमरजेंसी मीटिंग में जाना है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो सोमेश भी उसकी बात सुनकर रूम पर आ गया, लेकिन क्योंकि उससे बहुत तेज बदबू आ रही थी तो उसे लगा कि कमरे के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन ये शख्स इतने आराम से अंदर कैसे रह रहा था, और वो इतनी आसानी से ये बात कहकर भी चला गया कि शाम को आऊँगा तो चेक कर लूँगा। और यही सोचकर और यही बताने के लिए वह नीचे सोसाइटी वालों के पास पहुंचता है। सोमेश ने बाकी लोगों से कहा कि ऐसे ऐसे हमारे 701, 702, 703 में काफ़ी ज़्यादा भयंकर बदबू आ रही है। 2-3 दिन हो गए हैं, पूरा घर चेक कर लिया, लेकिन कहीं भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिनसे बदबू आए। और जब रूम नंबर 704 से बदबू आ रही थी तो मैं उसके दरवाजे तक पहुंचा था चेक करने के लिए, लेकिन अचानक से वहाँ रूम फ्रेशनर की खुशबू आने लगी। तो मुझे शक है कि वहाँ उस कमरे में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि मैंने आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी पढ़ी है और सुना भी है, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। और क्योंकि उस सोसाइटी के लोगों को भी श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी मालूम थी, इसलिए उन्होंने भी ये सोचकर तुरंत पुलिस को उसकी खबर दी। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और जैसा उन्होंने वहाँ का मंजर देखा तो पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और जब वो उस फ्लैट के पड़ोसियों को साथ लेकर 704 रूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ ताला लगा हुआ है, लेकिन पुलिस ने वहाँ के पड़ोसियों को गवाह बनाते हुए वहाँ का ताला तोड़ दिया। और ताला तोड़कर उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो अंदर से बहुत ही भयंकर बदबू आनी शुरू हो गई। और अब लोगों को यही हो गया कि बदबू की जो जड़ है वो इसी कमरे में है, अगर कुछ हुआ है तो इसी कमरे में हुआ है। और देखिए बदबू रूम में कुछ इस कदर फैली हुई थी कि वहाँ के 3-4 लोगों को उसी वक्त उल्टी आनी शुरू हो गई। उन लोगों का बुरा हाल हो गया, लेकिन जैसे तैसे भी पुलिस रूम में दाखिल होती है। तो जिन जिन लोगों के दिमाग में श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी चल रही थी उन्होंने उसी को सोचते हुए सबसे पहले फ्रिज खोल कर देखा, लेकिन फ्रिज में कुछ भी ऐसा नहीं था, सिर्फ वही रोज़मर्रा का ज़रूरी सामान रखा हुआ था। और बेडरूम में जाकर देखा तो बेडरूम भी पूरी तरह से साफ था, कहीं पर कोई खून के निशान भी नहीं थे। और जैसे तैसे बाकी रूम भी उन्होंने छानबीन किए तो कोई चीज़ ऐसी उन्हें नहीं मिली, लेकिन फिर भी बदबू आनी कम नहीं हो रही थी। बदबू का कारण अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया था। अब ढूंढते ढूंढते पुलिस किचन की तरफ बढ़ती है और साथ में वो व्यक्ति सोमेश किचन में जाता है। तो उन लोगों ने किचन की हर एक चीज़ों को खोलकर गौर से देखना शुरू किया। तो वहीं पर उन्हें किचन के फर्श पर 2 प्लास्टिक की बाल्टी और एक टब रखा हुआ दिखाई दिया जिसमें पानी भरा हुआ था, और बाल्टी में कुछ टुकड़े भी रखे हुए थे जिसकी वजह से पानी का रंग थोड़ा बदला हुआ था। तो लोगों को लगा कि ये टुकड़े कैसे हैं, क्योंकि शुरुआत में देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मांस के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। उनका पानी में डालने के बाद पानी का रंग बदल जाता है, थोड़ा पीला पीला और लाल लाल सा हो जाता है। और इसके बाद जब उन्होंने और चीज़ों को देखना शुरू किया तो किचन में रखे हुए एक स्टॉक के ऊपर एक तवा रखा हुआ था, और जहाँ तवा रखा हुआ था वहाँ स्टील के 2 चम्मच भी रखे हुए थे। और जब लोगों ने उस तवे को ध्यान से देखा तो तवे पर कुछ मांस के टुकड़े रखे हुए थे, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे उसको भुना गया हो, रोस्ट किया गया हो। और जब चम्मच को ध्यान से देखा तो चम्मच पर भी मांस के छोटे छोटे टुकड़े फंसे हुए थे, क्योंकि अगर उस चम्मच से कुछ बनाया होगा तो उसे मिक्स किया होगा।
अब देखिए पुलिस को और लोगों को यहाँ से डाउट होने लगा, लेकिन बात यह भी थी कि अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि मांस के टुकड़े किस तरह के हैं, कैसे हैं और किसके हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे थे। अभी ठीक से अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था, मगर जो पानी से भरा हुआ टब वहाँ पर रखा हुआ था उसमें पुलिस को एक इंसानी पैर जैसी चीज़ दिखाई दी, लेकिन उसका रंग बदला हुआ था, तो ठीक से समझ नहीं आया। फिर इसके बाद जब पुलिस ने किचन में रखे हुए कुकर को चेक किया तो उसके अंदर भी उनको मांस के कुछ टुकड़े मिले जो उबाले हुए थे। अब जाकर सबको यकीन हो गया कि आखिरकार मामला क्या है, और वो सुमेश जो पहले से इस पर शक कर रहा था उसे भी यकीन हो गया। यहाँ से ये मामला बहुत ही गंभीर रूप से नज़र आने लगा। फिर पुलिस ने तुरंत फॉरेंसिक टीम को फ़ोन किया और वहाँ से 704 में बुला लिया। इस दौरान घर की दोबारा से तलाशी ली गई तो उन्होंने देखा कि बेडरूम के एक कोने में किसी औरत के सर की कटी हुई चोटी वहाँ पर पड़ी हुई थी, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि किसी ने औरत की चोटी ही जड़ से काट रखी है। जिसे देखकर यह अंदाज़ा हो गया जो भी वो किचन में देखकर आए हैं, जो भी वो टुकड़े थे, अब ये साफ जाहिर हो गया कि यह किसी महिला के लाश के टुकड़े हैं। लेकिन उस रूम में रहने वाला वो व्यक्ति मनोज सोसाइटी में आ चुका है और वो इस बात से बेखबर है कि उसके रूम पर पुलिस है और बाकी लोगों का जमघटा लगा हुआ था। वह बिल्कुल लापरवाह होकर अपनी रूम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसके पहले ही उसकी नज़र अचानक पुलिस की गाड़ियों पर पड़ जाती है। उसे रूम नंबर 704 से कुछ हलचल सुनाई देती है, कुछ लोगों की आवाज़ें सुनाई देती है, तो वो वापस वहाँ से मुंह छुपाकर भागने लगता है। वो ये बात समझ जाता है कि उसके रूम में कुछ न कुछ ज़रूर हुआ है, लेकिन वहाँ के जो सोसाइटी गार्ड हैं वो समझ जाते हैं और उसे पहचान लेते हैं, क्योंकि वो सब उसको जानते थे। बात पूरी सोसाइटी में फैल चुकी थी कि रूम नंबर 704 में पुलिस आई है, जहाँ ये मनोज नाम का शख्स रहता है, और यही मनोज सोसाइटी की पुलिस को देखकर भाग रहा था। तो तुरंत सोसाइटी में रहने वाले लोग उसे दबोच लेते हैं, और जैसे ही शोर शराबा होता है तो ऊपर तक पुलिस को आवाज़ पहुंच जाती है और पुलिस की टीम तुरंत नीचे आकर मनोज को अपने साथ लेकर ऊपर पहुंचती है। और जब उसको सारी चीज़ें दिखाई जाती है तो वो घबरा जाता है, उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। लेकिन इसी बीच पुलिस को एक चीज़ दीवार पर दिखाई देती है। वाइट बोर्ड टंगा हुआ था, उनको दिखता है, जिस पर कुछ मैथ्स के सवाल लिखे हुए थे। हालांकि ये सारी चीज़ें पुलिस की नज़र में आ चुकी थी, मगर अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा था आखिरकार रूम में जो हुआ है वो क्या माजरा है, क्योंकि उस घर में सिर्फ 2 लोग रहते थे, एक मनोज और दूसरी वो महिला सरस्वती, जिसे लोग पति पत्नी मानते थे। तो अब पुलिस के हाथ मनोज आ जाता है और पुलिस उस फ्लैट से सभी सोसाइटी के लोगों को बाहर कर देती है। अब मौकाए वारदात पर सिर्फ मनोज और पुलिस वहाँ मौजूद होते हैं, तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। उस घर की हर एक चीज़ को उठाकर फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाता है ताकि उन चीज़ों की जांच की जा सके, और इधर मनोज की सख्ती से पूछताछ की जा रही थी। उसने पहले तो कुछ सच्ची और झूठी कहानियाँ पुलिस को बताई कि मैं यहाँ सरस्वती वैद्य नाम की एक महिला के साथ रह रहा था, जिसकी उम्र लगभग 34 साल है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अक्सर हमारे बीच झगड़ा भी होता रहता था। वो थोड़ी सक्की मिजाज की थी, उसको लगता था कि मेरा किसी और के साथ अफेयर है। इसी बात पर अक्सर हमारा झगड़ा हो जाता था, इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। यानी इस तरह की कहानी उसने पुलिस को सुनाई। तो पुलिस ने कहा, अच्छा तुमने मारा नहीं है, उसने खुदकुशी की है? तो वो बोलता है कि हाँ ये सच है। तब पुलिस कहती है कि चलो अगर उसने खुदकुशी की तो इस लाश के टुकड़े किसने किए? तो वो बताता है कि हाँ ये मैंने ही किए। तो पुलिस उससे कहती है अगर तुम्हारा मौत में कोई रोल नहीं है तो तुमने ये सब क्यों किया? तब वो बताता है कि उसकी मौत के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपनी आंखों से देखा वो खुदकुशी कर चुकी है, उसने जहर पी लिया है। ये सब देखकर मैं डर गया कि कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार मुझे ही ना मान लिया जाए और पुलिस मुझे ही ना अंदर कर दे। इसलिए मेरे लिए ये दिक्कत थी कि लाश को ठिकाने कहाँ लगाऊं, क्या करूं, जबकि श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी मैं भी जानता था, क्योंकि मैं 7th फ्लोर पर रहता हूं और इतनी ऊपर से लाश को नीचे लाना फिर ले जाकर फेंकना ये मैं नहीं कर सकता था। इसलिए मुझे आफ्ताब की कहानी याद आई। इसलिए मैंने तय कर लिया कि मैं लाश के टुकड़े करूँगा, और यही करने के लिए मैं मार्केट से कट्टा और कुछ हथियार काटने के लिए घर लाया, जिसमें एक टाइल कटर भी था, एक हथौड़ा भी था और 200 वोल्ट का एक वोट कटर था। साथ में नीलगिरी की 5 छोटी बोतलें, साथ में प्लास्टिक की बाल्टी और टब, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आया।
और उसने कहा कि अब लाश के टुकड़ों का क्या करना है, तो उसने लाश को काटना शुरू किया। उसके बाद उसने सोचा कि टुकड़े तो कर दिए हैं, लेकिन इन टुकड़ों में से बदबू आएगी, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में प्रेशर कुकर में उबालना शुरू किया। और जो टुकड़ा उबल रहा था, उसके बाद मैं उस टुकड़े को तवे पर भून रहा था ताकि बदबू ना आए। और बाकी जो उबले हुए पार्ट्स थे उनको मैं बाल्टी और टब में रखता था। फिर उसने बताया कि जो उबले हुए और भुने हुए टुकड़े थे उसको कई बार प्लास्टिक की थैली में रखकर बाहर निकलता था। बाहर ले जाकर स्ट्रीट डॉग के सामने फेंक दिया करता था। कत्ल तो मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ, टुकड़े ज़रूर किए हैं। यह कहानी जब उसने बताई तो पुलिस को उसकी कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की और कोर्ट में लेकर गए और उसके बाद उसको पुलिस की हिरासत में रखा गया। इसके बाद उससे नए सिरे से पूछताछ शुरू की गई और अब मनोज धीरे धीरे झूठ से थोड़ा थोड़ा बाहर आया और सच बताना शुरू किया। अब वो कुछ और कहानी पुलिस को सुनाता है और वो कहानी ये थी कि मनोज साहानी अहमदनगर का रहने वाला था। उसने इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी। फाइनेंशियली इसकी हालत ठीक थी, परिवार भी ठीक था, लेकिन करीब 10-15 साल पहले माँ और बाप दोनों की मौत हो जाती है। तो बोरीवली में उसका अपना फ्लैट था और इस फ्लैट में वो अकेला रहता था। और इसी बोरीवली इलाके में राशन की दुकान पर इसने नौकरी करना शुरू किया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया तो इसका अचानक एक बड़ा एक्सीडेंट होता है और ये हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां उसको ब्लड चढ़ाया गया। और जब वो एक्सीडेंट से ठीक होकर लौटा तो बाद में वो बीमार पड़ गया। उसने डॉक्टर को दिखाया तो उसके कुछ टेस्ट कराए गए और टेस्ट कराने के बाद उसने बताया कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ। यह शायद उस एक्सीडेंट के दौरान मुझे चढ़ाए हुए ब्लड से हुआ। और वो इस चीज़ की दवा भी खा रहा था और राशन की दुकान में वो नौकरी करता था। उसके केवल 5,000 रुपये महीना मिलते थे। उसका हालांकि अपना फ्लैट था, लेकिन अपने फ्लैट को उसने कुछ समय बाद 35,000 रुपये किराए पर लगा दिया और वहाँ से फ्लैट छोड़कर दूसरी जगह यानी मीरापुर पहुँच जाता है। और मीरा रोड की गीता आकाशदीप अपार्टमेंट के फ्लैट पर 2 कमरे का रूम उसने किराए पर लिया, जिसका किराया था 10,000 रुपये महीना। और अब ये यहीं रहने लगा। इसके अलावा उसका कहना है 2008 में जब वो राशन की दुकान पर लगा हुआ था तब वहाँ पर एक लड़की आई थी जो अहमदनगर की ही रहने वाली थी। क्योंकि एक ही इलाके के दोनों रहने वाले थे तो धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। वो रोजाना इसके राशन की दुकान पर सामान लेने आती थी और बातचीत करते करते कैसे इनकी दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद प्यार हुआ कुछ पता ही नहीं चला। वो लड़की जिसका नाम था सरस्वती अब से 15 साल पहले यानी 2008 में उसकी उम्र होगी 19 साल, जबकि मनोज अभी 56 साल का है। वो उस समय करीब 29 साल का होगा। इस तरह से इन दोनों की दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद प्यार हुआ। ये जो सरस्वती थी जिससे इसको प्यार हुआ, ये 5 बहनें थी जो अहमदनगर की ही रहने वाली थी, लेकिन उनके माँ बाप अलग रहते थे। उनका तलाक हो चुका था और ये 5 लड़कियाँ अपनी माँ के साथ ही रहती थी। और माँ की मौत के बाद ये 5 लड़कियाँ अनाथ आश्रम में जाकर रहने लगी। इसके बाद 2008 में सरस्वती अपने शहर को छोड़कर मुंबई आ जाती है और मुंबई के बोरीवली इलाके में वह मनोज से टकराई। और जब मनोज को उससे प्यार हुआ तो मनोज उसको अपने साथ उसी किराए के फ्लैट पर लेकर आ गया। ये दोनों एक साथ रहने लगे। मनोज अब भी नौकरी करता था और 35,000 रुपये उसका फ्लैट किराए पर चल रहा था, यानी अच्छा खासा वो महीना भर का कमा रहा था। लेकिन उसने कहा कि अभी पिछले ही महीने 29 मई को कुछ ऐसा हुआ कि जिस राशन की दुकान में वो नौकरी करता था उस दुकान का लाइसेंस ख़त्म हो गया, तो राशन की दुकान बंद हो गई और अब वो बेरोजगार हो गया। इसके बाद उसने बताया कि तब से ही मेरा सरस्वती के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और सरस्वती को ये भी डाउट था कि जब मैं घर में लेट आता था तो उसे लगता था कि मेरा किसी और औरत के साथ अफेयर चल रहा है। और साथ ही उसने बताया कि जब दोनों एक साथ रहते थे तो उसने साथ रहते हुए ये फैसला किया कि अब हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन परेशानी ये थी कि हम दोनों की उम्र में काफ़ी हद तक फासला था। वो 56 साल का था और ये सिर्फ 34 साल के थे। लेकिन फिर भी एक साथ रहने के लिए इन दोनों ने कहा कि हम मंदिर में गुपचुप तरीके से शादी कर लेंगे। आखिरकार इन दोनों ने शादी कर ली और इस शादी की खबर सिर्फ सरस्वती की 4 बहनों को थी और किसी को नहीं। लेकिन इसी दौरान जब ये सरस्वती लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी तो बीच बीच में वो अहमदनगर अनाथ आश्रम में अपनी बहनों से भी मिलने के लिए जाया करती थी और बाकी बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत सारा सामान लेकर जाती थी। क्योंकि मनोज के पास एक कार थी तो वो कार में ही बैठकर जाया करती थी।
और जब भी कोई पूछता था तो मनोज को अपना मामा कहकर उससे मिलाया करते थे, क्योंकि उसको लगता था कि उसकी उम्र देखकर लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। कहीं वो ये ना सोचे कि इस लड़की ने सिर्फ पैसों के लिए इससे शादी की है। ये सब कुछ उसके माइंड में चल रहा था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में ये 29 मई की सबसे पहली कहानी कि वो बेरोज़गार हो गया, और दूसरी कहानी ये कि वो सबकी बिना पर था। उसकी बीवी उस पर शक करने लगी थी। तो मनोज का कहना है कि जब सरस्वती अनाथ आश्रम से मुंबई आई तो वो पढ़ना चाहती थी। उसने उस वक्त 10वीं का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वो फेल हो गई थी। तो उसने कहा कि मैं दोबारा से पढ़ूंगी, और मनोज क्योंकि अच्छा खासा पढ़ा हुआ था तो उसने मना नहीं किया। उसने कहा कि ठीक है, तुम 10वीं का पेपर दोबारा दे दो। जबकि ट्यूशन वो खुद ही देता था, मैं तो उसे पढ़ाता था। इसलिए घर की एक दीवार पर उसने वो बोर्ड लगाया था जिस पर मैथ के कुछ सवाल अंकित थे, जो कि पुलिस को सबसे पहले दिखाई दिया था। मनोज का कहना था कि अब कुल मिलाकर हमने शादी कर ली थी। हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में नहीं बल्कि पति पत्नी के रिश्ते में थे। लेकिन सरस्वती थोड़ी सक्की मिजाज की थी। मैं बेरोजगार हो चुका था और पैसे की किल्लत हो रही थी, तो अब जाकर हमारा बहुत झगड़ा हो रहा था, और इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली और जहर पी लिया। लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि सरस्वती की मौत जहर पीने से नहीं बल्कि चाकू लगने से हुई है। तो उसने दोबारा एक स्टेटमेंट दिया, यानी वो सेकंडों में अपना बयान बदल रहा था, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। उसकी सिर्फ एक बात नहीं थी, जबकि पुलिस इस कोशिश में लगी हुई थी कि सरस्वती के कत्ल के मकसद को पता किया जाए। आखिरकार उसको मारने के पीछे मकसद क्या है। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये कत्ल है या सुसाइड, पुलिस ये चीज़ कैसे पता करे। अभी उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था, जबकि मनोज का बस यही कहना है कि उसने जहर खाया इसलिए उसकी मौत हुई है। मगर पुलिस को पता है क्योंकि उसकी मौत चाकू लगने से हुई है। और चिंता की बात ये है, ये दोनों चीज़ें साबित कैसे करें। अगर सरस्वती ने खुदकुशी की और जहर खाया है तो आराम से मेडिकल रिपोर्ट से पता चल सकता है कि उसके पेट में जहर पहुंचा है या नहीं। और यदि उसको चाकू से मारा गया है तो उसके जिस्म के घाव से ये पता चल जाएगा कि उसकी मौत चाकू लगने से हुई है। पुलिस के लिए ये अभी बहुत अजीब सा केस बना हुआ था, और पुलिस इसी फिराक में है कि केस से खुलासा कैसे किया जाए, उसकी वजह कैसे जानी जाए। जबकि सरस्वती के लाश के छोटे छोटे टुकड़े हो चुके हैं, और इतना ही नहीं बल्कि इन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबाला जा चुका है, तवे पर भूना जा चुका है। और ऐसे में पेट की थैली का वो हिस्सा सलामत है या नहीं जिसमें जहर गया है, ये कैसे बताया जाए, क्योंकि उस टुकड़े का मिलना भी कोई आसान बात नहीं है जहाँ पर सीधा चाकू से वार किया गया हो, क्योंकि हर एक टुकड़े का तो यहाँ बुरा हाल हो चुका था। इसलिए कुल मिलाकर मनोज को शायद ये पता है कि अगर मौत की वजह साबित नहीं हो पाई तो वो बच जाएगा, और उसे लगता है कि शायद वो आफ्ताब से भी गहरी सोच रखता है, उसने उससे भी आगे का कदम बढ़ाया है। इसलिए अभी तक पुलिस और रिपोर्ट्स का यही कहना है कि ये बहुत शातिर है। इसे मालूम है अगर ये जो भी बयान पुलिस के सामने देगा तो वो अदालत में मान्य नहीं होगा। इसलिए उसके बयान के आधार पर उससे सच उगलवाना और वो सबूत हासिल करना जिससे कि ये साबित किया जा सके कि सरस्वती की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है, और ये कत्ल मनोज ने किया है। उसके लिए फॉरेंसिक एविडेंस की ज़रूरत है। तो जैसा कि हमने बताया कि चाकू के घाव का दिखना या उस हिस्से का मिलना जहाँ पर चाकू से वार किया गया हो वो बहुत मुश्किल है, उसका कुछ पता ही नहीं है। इसलिए अगर ये चीज़ें पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगी और आगे चलकर वो कोर्ट में खड़ा होकर ये कहे कि सरस्वती ने खुदकुशी की है, तो शायद ये खुदकुशी का ही मामला बन जाएगा और वो आसानी से बच भी जाएगा। इसलिए मुंबई पुलिस के सामने ये बहुत अजीब सा केस है जिसमें कातिल उसके सामने है, मरने वाली की लाश भी मिल चुकी है, जिसमें ये भी पता चल चुका है कि मरने वाली की लाश एक महिला की है, और सरस्वती की जो बहनें हैं उनका डीएनए सैंपल भी लिया जा चुका है। लेकिन ये कत्ल है या खुदकुशी, इसको साबित करना सिर्फ पुलिस के हाथ में है। अभी तक फिलहाल ये अजीब सा केस ही बना हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो उलझी हुई है, और ये केस अभी तक आईने की तरह साफ नहीं है, क्योंकि मकसद और मौत जब तक साबित नहीं होंगे तब तक ये केस उलझा ही रहेगा, एक पहेली ही बना रहेगा। लेकिन आगे जो कुछ भी होगा, जो भी हमें रिपोर्ट्स मिलेगी, हम सबसे पहले आपको ज़रूर बताएंगे। ये थी आज की अजीबोगरीब कहानी। इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, और आपका कोई सुझाव हो तो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा
आगे भी आप क्राइम की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।